हेलो पीपल, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ स्टार्टर्स 59 का क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कॉन्केटिनेशंस। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल फॉर सम अमेजिंग प्राइजेस एंड एक्सपीरियंस। लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। So as always, let's start by understanding the question, confusing concatenations. Chef initially had two non-empty arrays A and B where both arrays contains distinct elements. Moreover, there is no common element in arrays A and B. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास दो नॉन एम्प्टी एरेस है इनिशियली। कौन कौन से है? ए और बी। ऑल्सो ए में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, बी में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, और ए और बी में आपस में भी सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है। शेफ फॉर्म्स अनदर एरे सी फ्रॉम एरेज ए एंड बी यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। अब एक नया एरे सी बनाया जाता है यूजिंग एरेज ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस। Let x denote the leftmost element of the array A and y denote the leftmost element of array B. If y is smaller than x, then delete y from B and append it to the end of C. If x is smaller than y, delete x from A and append it to the end of C. If either array A or B becomes empty, append all the remaining elements of the other array to the end of the C. ठीक है। क्या प्रोसेस है array C को फॉर्म करने की? C जो है वो इनिशियली एम्प्टी होगा। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टेप में ए और बी दोनों में से दोनों के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट लेने हैं। लेट सपोज ए का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एक्स है और बी का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट वाई है। तो अगर एक्स लेस देन वाई है तो सी में हमें एक्स को अपेंड कर देना है, अगर एक्स लेस देन वाई है, और एक्स को ए में से डिलीट कर देना है। ठीक है। और अगर y लेस देन x है, मतलब कि जो भी छोटा है, तो y को c में अपेंड कर देना है अगर y लेस देन x है, और y को डिलीट कर देना है फ्रॉम एरे b। ठीक है। ओके। और जब कोई एरे खत्म हो जाए ऐसा करते करते, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो भी है दूसरे एरे के, वो सारे के सारे c में अपेंड कर देने हैं। इस तरह से हमें एरे c मिलेगा फ्रॉम एरे a एंड b। शेफ फॉरगॉट एरेज a एंड b बट रिमेंबर्स द एरे c. Find any two valid non-empty arrays A and B that will yield the given array C. If it is not possible, print -1. ठीक है। तो अब क्या बोला गया है कि शेफ ने A और B एरे की मदद से एरे C तो बना लिया, लेकिन अब वो एरे A और B भूल गया है, लेकिन एरे C याद है। तो C की मदद से अब कोई भी हमें दो वैलिड नॉन एम्प्टी एरेज ए और बी बताने हैं जो कि गिवन एरे सी में कन्वर्ट हो सकते हैं यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे सी, और नेक्स्ट लाइन में एरे सी के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। आउटपुट में अगर नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट करना है, अगर पॉसिबल है तो पहले ए की साइज को प्रिंट करना है, फिर एरे ए को प्रिंट करना है, फिर बी की साइज को प्रिंट करना है, और एरे बी को प्रिंट करना है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें एरे सी दिया गया है और हमें वापस एरे ए और बी को ऑब्टेन करना है। अब एक बार वापस समझे कि एरे ए और बी में से सी हमें कैसे मिला था। बेसिकली एरे ए और बी के हम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को कंसिडर करते थे, ए के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को एक्स और बी के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को वाई। उन दोनों में से जो भी छोटा होता था उसको हम सी में अपेंड कर देते थे। अपेंड करने का मतलब क्या है कि एरे के एंड में उसको डाल देना। लेट्स से सी में 5 एलिमेंट्स है तो 6th पोजीशन पे डाल देना। अगर x लेस देन y होगा, मतलब कि एरे ए का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, तो उसको हम सी के एंड में डाल देंगे, एरे ए में से डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर y लेस देन x होगा तो y को हम सी में अपेंड कर देंगे, y को एरे बी में से डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऐसा करते करते हमें एरे सी मिल जाएगा। अब C हमारे पास है और दो वैलिड A और B एरेज हमें चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, उसमें से हमें कुछ भी प्रिंट करना है। तो एक तरह से अगर हम सोचे तो मान लो कुछ एलिमेंट्स एरे A के, मतलब जैसे जब तक A का फर्स्ट एलिमेंट जो है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, वो जब तक B से छोटा है तब तक वो एरे C में हो गया होगा। फिर जैसे ही एरे बी का एलिमेंट एरे ए के एलिमेंट से छूटा हुआ तो बी के कुछ एलिमेंट्स गए होंगे। बेसिकली ये मेरा एरे सी है,
तो पहले कुछ एलिमेंट्स एरे ए के गए होंगे जब तक ए का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट बी से छोटा है, फिर जब बी का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट छोटा हो जाएगा तो एरे बी के कुछ एलिमेंट्स गए होंगे, फिर वापस ट्रांजिशन हुआ होगा, कुछ ए के गए होंगे, कुछ बी के गए होंगे एंड सो ऑन। या तो फिर ये एरे सी है, सबसे पहले बी के एलिमेंट्स जो है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट वो ए से छोटे हैं, तो पहले कुछ एलिमेंट्स बी के गए होंगे, फिर ए के गए होंगे, फिर बी के गए होंगे, फिर ए के गए होंगे एंड सो ऑन। अब एक बात समझो, इन दोनों में से हमें एक अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर एरे ए है 1 2 और बी है 3 4 5, या तो फिर एरे ए है 3 4 5 और एरे बी है 1 2, ये दोनों एरे सी सेम देंगे 1 2 3 4 5। कहने का मतलब क्या है कि इसीलिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी वैलिड आंसर प्रिंट करना है, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, जस्ट आप ए और बी की वैल्यूज को चेंज कर दोगे तो एरे सी तो आपको सेम ही मिलेगा। सो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में से हम कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि पहला एलिमेंट जो एरे सी में है वो ए में से आया होगा, कुछ एलिमेंट्स ए में से आए होंगे, कुछ बी में से आए होंगे, कुछ ए में से आए होंगे, कुछ बी में से आए होंगे। अब इनको हमें वापस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ द मेन पॉइंट इज एरे सी को जब हम ट्रावर्स करेंगे और कुछ एलिमेंट्स को ए में डालेंगे, कुछ को बी में डालेंगे, तो वो ट्रांजिशन के लिए कंडीशन क्या होगी, मतलब कि ये ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स को हम सी में से ए में डाल रहे हैं, फिर ट्रांजिशन हुआ, अब बी में डाल रहे हैं, फिर वापस ए में डाल रहे हैं, फिर बी में डाल रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन कंडीशन क्या होगी, ठीक है। अब इसको इस तरह से सोचो, यहाँ तक सभी एलिमेंट्स एरे ए के आ रहे थे सी में, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस फर्स्ट एलिमेंट से छोटे रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के इस एलिमेंट से छोटे रहे होंगे, क्योंकि ये बी का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा तब इसीलिए तो ये सारे एलिमेंट्स ए के सी में आ रहे थे। बिकॉज लेट सपोज ए है 8 3 4 7 और बी है 9 1 3 2, तो सी में क्या होगा, पहले 8 और 9 का कंपैरिजन होगा तो 8 आएगा, फिर 3 और 9 का कंपैरिजन होगा 3 आएगा, फिर 4 और 9 का कंपैरिजन होगा फिर 4 आएगा, ठीक है, फिर 7 और 9 का कंपैरिजन होगा 7 आएगा। अब मान लो यहाँ पे 10 है, अब 9 आएगा, क्योंकि 9 और 10 के कंपैरिजन में 9 इज ग्रेटर, ठीक है। फिर 10 और 1 के कंपैरिजन 9 इज स्मॉलर, फिर 1 और 10 के कंपैरिजन में 1 इज स्मॉलर, 3 और 10 के कंपैरिजन में 3 इज स्मॉलर, 2 और 10 के कंपैरिजन में 2 इज स्मॉलर, और अब 10 बचा, तो ये हमें एरे सी मिला। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एरे बी के एलिमेंट से, ये ए के एलिमेंट से, ये भी ए का एलिमेंट है। तो जब हमें अभी तक का लार्जेस्ट वैल्यू मिलता है तब ट्रांजिशन होता है। देखो 8 3 4 7 9 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट अप टिल नाउ, इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ। फिर 1 3 2, नाउ 10 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट टिल नाउ, इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ। अब एक और चीज़, ये तो हम ए और बी में से सी में गए, अब हमें रिवर्स जाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि अगर करंट एलिमेंट अभी तक का लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, करंट एलिमेंट अभी तक का लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो ट्रांजिशन नहीं होगा। मतलब कि प्रीवियस एलिमेंट को हमने ए में डाला होगा तो ए में जाएगा, बी में डाला होगा तो बी में जाएगा। अगर करंट एलिमेंट अभी तक का लार्जेस्ट एलिमेंट है तो ट्रांजिशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कैसे? लेट सपोज मेरा एरे ए है, वो है 8 3 4 7 9 1 3 2 और बी है 10। तो अब सी में क्या जाएगा, 8 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 7 जाएगा, फिर 9 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा और फिर 10 जाएगा। तो ये भी ये आंसर दे रहा है, ये भी ये आंसर दे रहा है। तो इसमें से जब मुझे वापस कन्वर्ट करना होगा तो अभी तक का अगर करंट एलिमेंट अभी तक का लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो वो उसी एरे में जाएगा जिसमें उसका प्रीवियस एलिमेंट गया है। ट्रांजिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 9 है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 होता तो ऑब्वियसली ये 2 इज लेस देन 8, तो वो पहले ही आ चुका होता। अगर 2 यहाँ पे आया है ट्रांजिशन पे, इसका मतलब वो इन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर करंट एलिमेंट अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है तो वो एरे ए में जा रहा, उसका प्रीवियस एलिमेंट ए में होगा तो ए में ही जाएगा, बी में होगा प्रीवियस एलिमेंट तो बी में ही जाएगा।
लेकिन अगर करंट एलिमेंट अभी तक का सबसे बड़ा है जैसे 9, तो उसको मैं चाहता तो ए में भी रख सकता था, ठीक है। फिर 1 तो अभी तक का करंट सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, मान लो मैंने 9 को भी ए में डाल दिया। अब 1 है वो अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है तो उसको ए में ही डालना पड़ेगा। 3 भी अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, उसको भी ए में डालना पड़ेगा। 2 भी अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, अभी तक सबसे बड़ा एलिमेंट 9 है तो उसको भी ए में डालना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रीवियस एलिमेंट ए में था। 10 अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट एनकाउंटर हुआ है तो मैं चाहूँ तो उसको बी में डाल सकता हूँ, चाहूँ तो ए में भी डाल सकता हूँ, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो अब कंक्लूड करते हैं हमें करना क्या है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स ए से आए होंगे, फिर बी से आए होंगे, फिर ए से आए होंगे। इसका मतलब एरे सी में जो पहला एलिमेंट है वो एरे ए का है, ठीक है। सेकेंड, अगर करंट एलिमेंट अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है तो उसका प्रीवियस एलिमेंट ए में गया होगा तो ए में डालेंगे, बी में गया होगा तो बी में डालेंगे। थर्ड, अगर करंट एलिमेंट अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट है तो हम ट्रांजिशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि एनी वैलिड पेयर हमें ऑफ ए एंड बी प्रिंट करनी है जो पॉसिबल है वो। अब अगर मैं एरे ए में ये सभी एलिमेंट्स ले लूँगा तो वो भी मुझे यही एरे सी देगा, लेकिन इस केस में बी एम्प्टी हो जाएगा। और हमें क्या बोला गया है कि ए और बी वैलिड नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अगर ये एम्प्टी हो गया तो हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हमें बोला गया है कि एनी वैलिड पॉसिबल है तो प्रिंट करो। तो जब भी करंट एलिमेंट अभी तक का सबसे बड़ा होगा तो हम ट्रांजिशन कर लेंगे जिससे कि ए और बी के एम्प्टी रहने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाए, ठीक है, और हमें कोई भी एक वैलिड आंसर मिल जाए। अगर ट्रांजिशन का मतलब क्या, प्रीवियस एलिमेंट ए में था तो बी में डालेंगे, प्रीवियस एलिमेंट बी में था तो ए में डालेंगे। और एक चीज़, इसका मतलब ट्रांजिशन जब भी नहीं होगा तब हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स से सी है 4 3 2 1, तो ये हमें सभी के सभी एलिमेंट्स एक ही एरे में डालने पड़ेंगे, या तो ए में या तो बी में। इसका मतलब दूसरा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अभी तक का लार्जेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ही है तो कभी भी ट्रांजिशन नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा एरे एम्प्टी ही रहेगा। इसका मतलब हमें -1 प्रिंट करना होगा। आई होप समझ में आ गया है कंसेप्ट। अब देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मैं 2 वेक्टर ले लूँगा ए और बी, और मेरे पास एरे है n साइज का सी जिसमें कि सारे एलिमेंट्स मुझे इनपुट से मिल जाएंगे। अब मैं मैक्सिमम एलिमेंट टिल नाउ उसको मैं एम ए वेरिएबल में स्टोर करूँगा और इनिशियली सी ऑफ 0 को उसमें डाल दूंगा। और सबसे पहले ए में मैं पुश कर दूंगा एम ए को, ठीक है, या तो फिर सी ऑफ 0 को, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट वही है। और हमने क्या अज्यूम किया था कि स्टार्टिंग के एलिमेंट्स एरे ए से आए होंगे। अब मैं एक वेरिएबल लूँगा करंट जिसको इनिशियली मैं 0 रखूँगा। करंट 0 का मतलब है कि अभी हम एरे ए में एलिमेंट्स डाल रहे हैं। करंट वैल्यू 1 का मतलब है कि अभी हम एरे बी में एलिमेंट्स डाल रहे हैं। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ c ऑफ i इज ग्रेटर देन एम ए, अभी तक के सबसे बड़े एलिमेंट से भी बड़ा है, मतलब ये अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसका मतलब ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसका मतलब हम ट्रांजिशन कर देंगे। सबसे पहले तो एम ए इक्वल्स टू सी ऑफ आई, करंट इक्वल्स टू 1 माइनस करंट, मतलब कि करंट की वैल्यू 0 होगी तो 1 हो जाएगी, 1 होगी 0 होगी। इफ करंट इक्वल्स टू 0, ए डॉट पुश बैक सी ऑफ आई, अगर 0 है मतलब ए में डालना है, एल्स बी डॉट पुश बैक सी ऑफ आई। तो इससे हमें हमारे एरे ए और बी में एलिमेंट स्प्लिट हो जाएंगे। अब ए और बी दोनों में से किसी की भी साइज 0 होगी तो -1 प्रिंट कर देंगे, वरना पहले ए की साइज प्रिंट करेंगे, फिर ए के एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे, फिर बी की साइज प्रिंट करेंगे और फिर बी के एलिमेंट्स प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि एक फॉर लूप लगेगा। और समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 दिया गया है, तो गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।